हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परदुमा क्लासेस। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के बायोलॉजी के नोट्स बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 का 20 नोट्स बता चुका हूं। आज मैं 20 के बाद बताऊंगा। ये सारे नोट्स 2024 यानी कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, चलते हैं हम 21 नंबर पे। देखिए, हम 20 तक कर चुके तो आज 21 से करेंगे, ठीक है। देखिए, तो 21 नंबर हमारा है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं और सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिनमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। समझिए, तो प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। कैसे करते हैं? तो सभी हरे पौधे होते हैं, उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे हैं विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये है प्रकाश संश्लेषण। यानी कि 100 बात की एक ही बात। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? तो पेड़ पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? सुनिएगा। सभी हरे पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिनमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। देखिए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्ती क्या करते हैं? पत्ती में क्लोरोफिल पाते हैं और पत्ती क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश को संश्लेषित करने वाला अंग कहते हैं, नहीं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को संश्लेषित कर लेते हैं। कौन? पत्ती, पेड़ पौधों का पत्ती। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं? देखिए, अगर हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका भोजन तैयार करने के लिए और जीवित रहने के लिए, तो आखिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों के लिए, जिनसे वो अपना भोजन तैयार करते हैं? सुनिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सूर्य प्रकाश और चौथा है जल। ये चारों पदार्थ पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है उनका अपना भोजन तैयार करने के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये चारों पदार्थ होना बहुत आवश्यक है। इनमें से कोई भी अगर एक भी नहीं होता है तो पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हम लोग का 24 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? तो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण को हम लोग प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है उसको हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय चरण होता है उसको कहते हैं हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। पहला होता है प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। पहले वाले में प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरे में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है अमीबा क्या है? देखिए, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय तथा निश्चित आकार के प्राणी होते हैं। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय होता है और तथा यह अनिश्चित आकार का मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनका आकार कुटपादों के बनने या बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। कुटपाद इनमें बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, जिनके कारण इनका आकार बदलता रहता है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अमीबा का भोजन
कौन कौन से होते हैं? अमीबा जो होते हैं ना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसे जीव है? एक कोशिकीय। अमीबा में एक कोशिका पाए जाते हैं, यानी कि अमीबा का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो आखिर ये अपना भोजन करते हैं, तो इनके भोजन कौन कौन से हैं? तो अमीबा के जो भोजन होते हैं छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े या बैक्टीरिया या डायटम या अन्य छोटी कोशिकीय जीव होते हैं। अन्य छोटी कोशिकीय मतलब ये एक कोशिकीय होते हैं और इनसे भी छोटी कोशिकीय जीव इनका भोजन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बार बार अमीबा आ रहा है तो इसका मतलब अमीबा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसे अच्छे से याद करिएगा। देखिए अमीबा में पोषण की क्रिया अमीबा में पोषण किस क्रिया के द्वारा पूर्ण होती है? अमीबा में जो पोषण होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? अमीबा में जो पोषण होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? देखिए अमीबा में पोषण अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण, 3 क्रिया, अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण, इन तीनों क्रियाओं के मिलने के बाद क्या होता है? अमीबा में पोषण का क्या होता है? अमीबा में पोषण की क्रिया पूर्ण होती है। मतलब सबसे पहले अमीबा क्या करते हैं? भोजन का अंतग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद उनका पाचन करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? बहिष्करण मतलब बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया को मिला के क्या होती है कि अमीबा में पोषण की क्रिया पूर्ण होती है। अब आगे देखिए अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा जो है उसमें भोजन का पाचन कहाँ होती है? तो भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। अमीबा के चारों ओर किसका निर्माण होता है? तो उत्पाद का निर्माण होता है। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में संचित रहता है। पैरामीशियम क्या है? देखिए जिस प्रकार अमीबा एक कोशिकीय जीव है उसी प्रकार पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। देखिए पैरामीशियम एक अन्य प्राणी संपोषित जीव है। यह जीव एक कोशिकीय होता है परंतु इसका आकार निश्चित होता है। देखिए कोशिका का आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन पैरामीशियम जो होता है इसका आकार निश्चित होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस स्थान से होता है? तो पैरामीशियम भोजन का अंतग्रहण जो होता है एक निश्चित स्थान से होता है जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। जो पैरामीशियम होता है इनमें भोजन का अंतग्रहण किस अंग के द्वारा होता है? तो कोशिका मुख के द्वारा या साइटोस्टोम के द्वारा होता है, इसे याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभी भी एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आहार नल एग्जाम में हर बार पूछा भी जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए आहार नल किसे कहते हैं? मनुष्य तथा उच्च वर्ग के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिसे आहार नल कहते हैं। यानी कि देखिए मनुष्य चाहे उच्च वर्ग मनुष्य या मनुष्य के जैसा कोई भी उच्च वर्ग का जंतु होगा तो उसमें भोजन का पाचन करने के लिए विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे आहार नल कहते हैं। यानी आहार नल क्या है? भोजन का पाचन करने वाला एक अंग है जिसमें भोजन के पाचन करने के लिए जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब सम्मिलित होती हैं आहार नल में। देखिए आहार नल का सबसे जो पहला भाग है पाचन तंत्र। देखिए समझिए आहार नल में पाचक ग्रंथियाँ होती हैं और पाचन क्रिया होती हैं, ये मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा पाचन तंत्र क्या है? आहार नल में पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रियाएं मिलकर क्या करती हैं? पाचक तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला है मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है? देखिए मनुष्य के आहार नल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास होती है, जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। फिर आगे मुख गुहा क्या है? देखिए मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है। मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है। यह आहार नल के ऊपर तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ और दांत भी होते हैं। देखिए मुख गुहा मतलब मुंह, हम लोग का मुंह जिससे हम लोग खाना खाते हैं। तो मुख गुहा किसे कहते हैं? मुख गुहा आहार नल का सबसे पहला भाग होता है क्योंकि सबसे ऊपर होता है। यह आहार नल के ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा रहता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं, मतलब हम होठों के द्वारा मुख गुहा को बंद करते हैं। और जब भोजन करते हैं तो इसी जीभ को ओठ को क्या करते हैं? उठाते हैं तो हम लोग का मुख गुहा खुलता है। मुख गुहा में जीभ और दांत भी होते हैं, ये ध्यान रखें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अब मुख गुहा हो गया। आप जान गए कि मुख गुहा के अंदर दांत भी होते हैं, जीभ भी होते हैं। अगला है स्वाद कलिया क्या है। देखिए जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, इन अंकुरों को स्वाद कलिया कहते हैं। आप अगर कभी आपने कभी अपना जीभ देखा होगा आईना में, तो देखिएगा जीभ के ऊपर छोटे 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 ऐसे 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 बहुत सारे दाने की तरह होते हैं। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे दाने की तरह होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्वाद कलिया। और यही स्वाद कलिया होती है जिनसे हमें किसी भी चीज़ का स्वाद मिलता है। हम जो भी खाना भोजन खाते हैं उसका स्वाद हमें किससे मिलता है, स्वाद कलिया से मिलता है। और यही जब हम गर्म चाय पी लेते हैं तो ये स्वाद कलिया जल जाती हैं और हमें खाने का स्वाद अच्छे से नहीं आ पाता है। चलिए अगला देखिए, दांत का जड़ किसे कहते हैं। देखिए दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं। दांत का सिर किसे कहते हैं, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर होता है उसे दांत का क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ग्रीवा या गर्दन कैसे कहते हैं, दांत का ग्रीवा या गर्दन कैसे कहते हैं। देखिए दांत के जड़ और शिखर के बीच का जो भाग होता है उसे ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ठीक है, तो बस एक और देख लीजिए, डेटाइन। डेटाइन क्या है, डेटाइन देखिए जो दांत का अधिकतम भाग तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, डेटाइन कहते हैं। डेटाइन क्या करता है, दांत का सबसे अधिकतम भाग को तैयार करता है। डेटाइन क्या करता है, दांत के सबसे अधिकतम भाग को तैयार करते हैं, इसे डेटाइन कहते हैं। तो चलिए डेटाइन समझ में गया कि दांत का सबसे अधिकतम भाग कौन तैयार करता है, तो डेटाइन करता है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।